26 सालों से एक नाम इंडियन एजेंसीज की हिट लिस्ट में था, लेकिन फिर भी वो उन्हें हर बार चकमा देने में कामयाब हो जाता था। और ये नाम था सलीम डोला, जिसे डी कंपनी का नार्को बॉस भी कहा जाता था। वही डोला जो दाऊद के 5,000 करोड़ का ड्रग नेटवर्क टर्की से बैठकर संभाल रहा था। वो डोला आखिरकार पकड़ा गया, और वो भी भारत के दुश्मन मुल्क में। और उस मुल्क ने डोला को भारत के हवाले कर भी दिया। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा ड्रग लॉर्ड आखिर पकड़ा कैसे गया? क्या था एनसीबी का ऑपरेशन ग्लोबल हंट? आज कॉपी बॉयज, जिसकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर सलीम डोला का नाम था। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या राज था उसके सीने में बने उस निशान का, जिसे वो अपने बचाव का हथियार बनाता था? कैसे वो 3 बार पकड़ा गया, लेकिन हर बार कैसे छूट गया? और आज जब आखिरकार वो गिरफ्त में आया है, तो क्यों उसके पकड़े जाने से सिर्फ डी कंपनी ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विसेज यानी कि आईएसआई जैसी एजेंसीज तक में हलचल मच गई है? क्या है इस पूरे खेल की सच्चाई? कौन बचा रहा था उसे अब तक, और कैसे टूटा उसका 26 साल का खेल? आज के इस एपिसोड में हम खोलेंगे सलीम डोला की पूरी कहानी, परत दर परत। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर अगला खुलासा आपको और हैरान करने वाला है। I've arrested alleged Indian drug mafia figure सलीम डोला in Istanbul। ये बात है 1998 की, और टाइम था 28 जुलाई की रात का। लोकेशन थी मुंबई शहर का एयरपोर्ट। वैसे तो उस दिन सब कुछ नॉर्मल सा ही दिख रहा था, लेकिन असल में वहाँ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। एयरपोर्ट के एक कोने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी और मुंबई पुलिस के कुछ चुने हुए ऑफिसर्स की एक जॉइंट टीम चुपचाप खड़ी थी। उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मिली थी, और वो उसी लिए वहाँ किसी का इंतज़ार कर रहे थे। इंटेलिजेंस बिल्कुल क्लियर थी, आज रात यहीं से एक ऐसा कंसाइनमेंट उड़ान भरने वाला है जो सिर्फ गैर कानूनी नहीं है, बल्कि खतरनाक भी है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये पूरा ऑपरेशन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को बाईपास करके, कस्टम्स को धोखा देकर, अंदर के ही किसी आदमी के साथ मिलीभगत करके सेट किया गया था। जी हाँ, वो अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा की, वही बन चुका था इस स्मगलिंग चेन की सबसे बड़ी कड़ी। समय बीत रहा था, हर बीतते सेकंड के साथ टेंशन बढ़ रही थी। ऑफिसर्स की निगाहें हर एंट्री पॉइंट पर टिकी हुई थी। उन्हें तो बस एक सिग्नल का इंतजार था, और तभी रात के सन्नाटे को चीरकर एक वाइट कलर की फिएट कार पार्किंग एरिया में दाखिल हुई। गाड़ी रुकी और उसके दरवाजे खुले। उसमें से 2 आदमी उतरे। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पूरा भरोसा था कि सब सेट है और सब कंट्रोल में है, और उन्हें कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कार की डिग्गी खोली और उसमें से 2 बड़े सूटकेस बाहर निकाले। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एनसीबी और पुलिस की जॉइंट टीम खड़ी थी। वो इनकी हर हरकत पर नज़र बनाए हुए थे। उनकी सांसें थमी हुई थी, और वो बस एक सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों आदमी सूटकेस उठाकर डिपार्चर गेट की तरफ बढ़े, तो इस जॉइंट टीम को भी एक्शन लेने का सिग्नल मिल गया। और अगले ही पल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मुंबई पुलिस की टीम बिजली की रफ्तार से उन लोगों पर टूट पड़ी। टीम ने उन दोनों लोगों को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया, और उसी वक्त उनके सूटकेस सीज कर लिए। अब टीम के लिए सबसे बड़ा सवाल सामने था कि इन सूटकेस के अंदर क्या है। तो उन्होंने उन सूटकेस के लॉक तोड़े और सूटकेस को खोला, और जो सामने आया वो सिर्फ चौंकाने वाला ही नहीं था, वो हिला देने वाला था। सूटकेस के अंदर करीब 40 किलोग्राम मैंड्रेक्स नाम की ड्रग की टैबलेट्स बरामद हुई। लेकिन सलीम डोला की कहानी सिर्फ 1998 से ही शुरू नहीं होती है। इसकी कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे की तरफ जाना होगा। 1966 की बात है। मुंबई के बायकला एरिया के अंदर एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली रहती थी, और इसी परिवार में सलीम डोला का जन्म हुआ।
सलीम इस्माइल डोला का बचपन कॉटन ग्रीन के एरिया के आसपास बीता। कॉटन ग्रीन एरिया के आसपास के वो इलाके जहां दिन में तो मजदूरों की भीड़ होती है, लेकिन रात होते ही यही जगह स्मगलिंग के अड्डे में बदल जाती थी। पोर्ट एरिया में जो भी स्मगलिंग होती थी वो सब देखते हुए सलीम डोला बड़ा हुआ और कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो भी इसमें इन्वॉल्व होता चला गया। उसने छोटी उम्र से ही हफ्ता वसूली की शुरुआत कर दी थी। पढ़ाई तो कभी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनी ही नहीं और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी वैसे वैसे गलत कामों में उसका नाम भी बढ़ने लगा। 18 से 20 साल की उम्र आते आते यानी 1980 के आसपास बायकला के उस इलाके में लोग उसे एक स्मगलर के तौर पर पहचानने लगे थे। उस समय मुंबई के अंडरवर्ल्ड में पुराने गैंगस्टर्स धीरे धीरे फेड होते जा रहे थे और एक नया गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा था। हालांकि उस वक्त तक दाऊद की डी कंपनी बनी नहीं थी। लोग दाऊद को सिर्फ एक गैंगस्टर की तरह ही समझते थे, लेकिन उस वक्त तक दाऊद और उसके नेटवर्क ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर लगभग अपना कब्जा जमा लिया था। धीरे धीरे दाऊद के सारे राइवल गैंग खत्म हो रहे थे और शहर में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, दाऊद इब्राहिम। मुंबई का हर इलाका, हर धंधा, हर गैर कानूनी रास्ता अब दाऊद के कंट्रोल में जा रहा था। और इसी वक्त सलीम डोला की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे एक छोटे स्मगलर से उठाकर सीधे अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नेटवर्क तक पहुंचा दिया। हुआ ये कि उसकी मुलाकात हुई दाऊद इब्राहिम के सबसे भरोसेमंद आदमी, उसके राइट हैंड छोटा शकील से। और यहीं से सलीम डोला की ज़िंदगी की कहानी बदल गई, क्योंकि छोटा शकील ने सलीम डोला को सीधे दाऊद कंपनी के अंदर एंट्री दिलवा दी। शुरुआत में सलीम डोला इस नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन कुछ ही टाइम में उसका इन्वॉल्वमेंट ड्रग स्मगलिंग के बड़े खेल में शुरू हो गया। उस टाइम पर डी कंपनी का पूरा ड्रग का बिजनेस इकबाल मिर्ची हेड किया करता था। वो एक स्मगलर था जिसे कई लोग भारत का पैब्लो एस्कोबार भी कहते थे। सलीम डोला अब इसी इकबाल मिर्ची के साथ काम करने लगा, यानी एक छोटे मोटे लोकल स्मगलर से वो अब एक सीधा इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क से जुड़ चुका था। धीरे धीरे डी कंपनी में काम करते हुए उसे लगभग 10 बरस बीत गए और फिर आई 1998 की वो रात जब मुंबई के सहार एयरपोर्ट पर एनसीबी और मुंबई पुलिस ने अपना वो ऑपरेशन किया जिसमें करीब 40 किलो मैंड्रिक्स की टैबलेट्स बरामद की गई और सलीम डोला को पहली बार गिरफ्तार किया गया। एनसीबी और पुलिस का केस बहुत मजबूत था, उनकी इंटेलिजेंस बहुत एक्यूरेट थी। ऑन द स्पॉट रेड होने पर माल भी बरामद हुआ था और आरोपी भी रंगे हाथ पकड़े गए थे। कोर्ट में साफ कहा गया था कि 28 जुलाई 1998 को सलीम डोला को मुंबई एयरपोर्ट से 40 किलो ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस बात के पक्के सबूत थे, गवाह थे और केस बहुत मजबूत था। लेकिन ये गैंगस्टर लोग सिस्टम में बहुत अंदर तक अपनी पैठ बना चुके थे। समय बीतता रहा और धीरे धीरे सबूतों से छेड़खानी शुरू हो गई और वही सबूत कमज़ोर पड़ने लगे। गवाह अपने अपने बयानों से मुकरने लगे, केस में टेक्निकल फॉल्ट निकलने लगे और देखते ही देखते वो मजबूत केस एक रेत के महल की तरह ढह गया। एक समय ऐसा आया जब ये पूरा मामला बिल्कुल कोलैप्स हो गया और सलीम डोला जेल से बाहर आ गया। यहीं से ये एक पैटर्न शुरू हो गया। हर बार जब भी वो पकड़ा जाता तो शुरुआत में मजबूत सबूत के साथ एक मजबूत केस बनता, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता केस कमज़ोर होता जाता और अंत में डोला छूट जाता। 1998 इस पैटर्न की पहली मिसाल बना। जेल से निकलते ही डोला अंडरग्राउंड हो गया। इस बीच वो दुबई और मिडिल ईस्ट के कई देशों में रहा और वहीं से उसने दाऊद इब्राहिम के पूरे स्मगलिंग के नेटवर्क को संभाला। बीच बीच में अपने काम को अंजाम देने के लिए वो भारत भी आता था और ये सिलसिला 2000 से 2012 तक चलता रहा। करीब 12 साल तक वो एजेंसीज की आंख में धूल झोंकता रहा और वो एजेंसीज की पकड़ से बाहर रहा। लेकिन 2012 में कहानी एक बार फिर पलट गई। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ा ऑपरेशन किया। इस बार इंटेलिजेंस और भी बड़ी थी और इस ऑपरेशन में एक बार फिर से
सलीम डोला को करीब 80 किलो ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे देश और मीडिया में हड़कंप मच गया और मीडिया में एक ही हेडलाइन चल रही थी, 12 साल बाद सलीम डोला फिर से गिरफ्तार। इस बार इसे एनसीबी की बड़ी सफलता माना गया। डोला को जेल भेजा गया और उसका ट्रायल शुरू हुआ और इस बार लग रहा था कि शायद वो बच नहीं पाएगा। करीब 5 साल तक डोला एक अंडर ट्रायल कैदी की तरह जेल में रहा, लेकिन उसके दिमाग में अब भी ये भरोसा था कि मैं बच जाऊंगा और हुआ भी कुछ वैसा ही। एक बार फिर वही पैटर्न दोहराया गया, गवाह मुकरने लगे, एविडेंस चेन कमज़ोर होने लगी और तकनीकी खामियां फिर से सामने आने लगी और आखिरकार डोला एक बार फिर से बरी हो गया। सेम पैटर्न रिपीट हुआ और जब ये हुआ तो मुंबई पुलिस, एनसीबी सबकी समझ में ये बात आ गई कि आदमी सिर्फ एक अपराधी नहीं है, ये कानून को अच्छे से समझता है और उसे अपने हिसाब से मोड़ना जानता है। इसी दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारी से कुछ पहले डोला ने मुंबई में हार्ट बाईपास की सर्जरी करवाई थी। उसके सीने पर एक बड़ा और साफ दिखने वाला स्कार था और यही स्कार उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। हर बार जैसे ही उसे इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता था, वो अपनी शर्ट उतार देता था और उस निशान को दिखाकर इंटेरोगेशन करने वाले ऑफिसर को कहता था, ये देख रहे हो निशान, मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, अगर आपने मुझ पर 3rd डिग्री इस्तेमाल किया तो मैं शायद यहीं मर जाऊँ। और ये सिर्फ एक बहाना नहीं था, ये एक माइंड गेम था। कस्टोडियल डेथ का डर और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के डर से ऑफिसर्स उससे एग्रेसिव पूछताछ नहीं कर पाते थे और यही सलीम डोला ने अपने सीने के उस निशान को एक साइकोलॉजिकल वेपन और एक कवच में बदल दिया। साल 2017 में 5 साल जेल में रहने के बाद सलीम डोला एक बार फिर से कानून की पकड़ से निकल गया, लेकिन उसी साल अगस्त 2017 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI के ऑफिसर्स को एक टिप मिली कि दिल्ली के एक गोडाउन में एक 40 फीट का कंटेनर रखा हुआ है जिसमें थे तो गुटखा के पाउचेज, लेकिन असल में ये सब नकली माल था। ये कंसाइनमेंट ICD लोनी से क्लियर होकर दिल्ली के इस गोडाउन तक पहुंच चुका था और यहाँ से इसे कुवैत भेजा जाना था, एक ऐसा देश जहाँ गुटखा पूरी तरह से बैन है। अब सोचिए, 40 फीट का कंटेनर और वो भी पूरा भरा हुआ नकली माल से। ये कोई छोटा खेल नहीं था। DRI की टीम समझ चुकी थी कि ये रेड साधारण नहीं होने वाली है। टीम ने ऑपरेशन को 2 पार्ट में बांटा। एक टीम को दिल्ली के गोडाउन पर भेजा गया और दूसरी टीम को भेजा गया गुजरात के पोर्ट पर, क्योंकि यहीं से ये कंटेनर्स आगे शिप किए जाने वाले थे। और फिर जब रेड हुई तो दिल्ली के गोडाउन से 50 लाख गुटखा के पाउचेस बरामद हुए, जिनकी कीमत उस वक्त लगभग 3 करोड़ और 2 लाख थी। और गुजरात के पीपावाव पोर्ट से लगभग 22 लाख पाउचेस सीज किए गए, जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ 52 लाख थी। कुल मिलाकर 5 करोड़ 54 लाख की रिकवरी हुई। फिर से एक नकली माल का बहुत बड़ा केस बना, एक बड़ा नेटवर्क सामने आया। इस पूरे मामले से एक बात साफ हो गई कि ये सिर्फ गुटखा स्मगलिंग का केस नहीं था, ये तो एक पूरा स्मगलिंग का सिंडिकेट था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब DRI के ऑफिसर्स इस पूरे केस की तह तक गए। तब उनके सामने एक नाम फिर से सामने आया, जी हाँ, सलीम डोला का नाम, जो अभी अभी जेल से निकला था और फिर से एक बड़े स्मगलिंग रैकेट के पीछे था। एजेंसीज हैरान थी कि ये आदमी आखिर बाहर आते ही इतनी जल्दी इतने बड़े नेटवर्क को कैसे एक्टिव कर लेता है। लेकिन डोला तो यहाँ रुकने वाला नहीं था। गुटके का ये ऑपरेशन भले ही फेल हो गया था, लेकिन उसने तुरंत अपना गेम बदल दिया। अब वो एक और भी खतरनाक दुनिया में एंट्री ले चुका था, ड्रग्स की दुनिया। ड्रग्स की एक नई कैटेगरी, फैंटेनिल, एक ऐसी ड्रग थी जो दुनिया के कई देशों में मौत का दूसरा नाम बन चुकी थी। अगले ही साल दिसंबर 2018 को मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने सेंटा क्रूज और बकोला इलाके में एक बड़ी रेड की और यहाँ से उन्हें 100 किलो फैंटेनिल बरामद हुई। जांच करने पर पता चला कि ये माल गुजरात की एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मुंबई के भिवंडी लाया गया था और यहाँ से प्लान था इसे डिस्गाइज करके आटा और नमक बताकर
मुंबई एयरपोर्ट के जरिए मैक्सिको होते हुए अमेरिका भेजा जाए। यानी अब इन लोगों का खेल सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, अब ये बन चुका था ग्लोबल ड्रग रूट। इस रेड में 4 लोग गिरफ्तार किए गए और उनमें से जो मास्टरमाइंड निकला वो कोई और नहीं, 52 साल का सलीम डोला था। जरा सोचिए इस आदमी के बारे में, ये कितना ढीठ आदमी था कि 2017 में ये जेल से निकला। उसी साल एक केस में इसका नाम आया और फिर 2018 में ड्रग्स के केस में फिर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस बार पूछताछ में जो सामने आया वो किसी के लिए वैसे तो नया नहीं था। डोला के सीधे लिंक दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी से निकले। ये बात पहले से ही लोग जानते थे, लेकिन हर बार इसे कोई साबित नहीं कर पाता था। अब कहानी यहाँ से और भी खतरनाक हो गई, क्योंकि जो खेल अब तक चल रहा था वो सिर्फ स्मगलिंग तक ही सीमित नहीं था, वो बदल चुका था नार्को टेरर के पूरे इकोसिस्टम में। करीब 100 किलो फेंटेनाइल की वो रिकवरी जिसकी कीमत 1000 करोड़ तक पहुंचती थी, ये भारत की सबसे बड़ी ड्रग सीजर्स में से एक थी। और इस पूरे नेटवर्क के धागे एक बार फिर दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी से जाके जुड़ रहे थे। लेकिन पूछताछ में जो खुलासे हुए उन्होंने इस कहानी को और भी गहरा कर दिया। 2018 की कहानी में भी एक बार फिर से वही हुआ जो 1998 और 2012 में हुआ था। एक बार फिर से सलीम डोला पकड़ा गया था, एक बार फिर से उसके खिलाफ मजबूत केस बना था, एक बार फिर से एजेंसियों के हाथ में ड्रग्स की भारी रिकवरी हुई थी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार माल मामूली नहीं था। करीब 100 किलो फेंटेनाइल पकड़ा गया था जिसकी कीमत 1000 करोड़ बताई गई थी। पूछताछ में डी कंपनी के लिंक भी सामने आए। एक कैलाश राजपूत नाम के आदमी का भी नाम सामने आया और ये भी साफ हुआ कि डोला सिर्फ अब भारत का स्मगलर ही नहीं था, बल्कि वो इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का बड़ा ऑपरेटर बन चुका था। लेकिन फिर से वही पुराना खेल शुरू हो गया। फॉरेंसिक सैंपल में गड़बड़ी आई। जो माल फेंटेनाइल बताया गया था, लैब रिपोर्ट में वही फेंटेनाइल डिटेक्ट नहीं हुआ। जब उस फेंटेनाइल की कंसाइनमेंट के सैंपल फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेजे गए तो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई। जिन सैंपल्स को फेंटेनाइल माना जा रहा था, उन्हीं सैंपल्स में फेंटेनाइल डिटेक्ट ही नहीं हुआ। सोचिए, 1000 किलो का सीज माल जिसे एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का हिस्सा माना जा रहा था, लेकिन लैब की रिपोर्ट में वो ड्रग मौजूद ही नहीं थी। यानी जिस आधार पर ये पूरा केस खड़ा था, उसी आधार को कमज़ोर कर दिया गया था। कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि जो असली सीज माल था और जो सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए थे, उनके बीच में कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या फिर अंदर के किसी आदमी ने खेल कर दिया था? क्या सिस्टम के अंदर ही किसी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दी थी? क्या ये एक गलती थी या फिर देश के साथ गद्दारी? और इसी टेक्निकल ट्विस्ट ने पूरे केस को कमज़ोर कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि इतने बड़े केस के बावजूद सलीम डोला सिर्फ 4 महीने जेल में रहा और उसे बेल मिल गई। लेकिन बेल मिलने के बाद उसने कोर्ट की कंडीशन नहीं मानी। ना पुलिस स्टेशन में उसने हाजिरी दी, ना खुद को कानून के सामने पेश किया। इसके बजाय उसने बेल जंप कर दी और वो फिर से गायब हो गया। और इसके बाद 2019 की शुरुआत में सलीम डोला चुपचाप भारत से भागकर यूएई पहुंच गया। यानी 2018 में भी एजेंसीज ने उसे पकड़ा, लेकिन उसे रोक नहीं पाई। और यही सलीम डोला का सबसे खतरनाक पैटर्न था। पकड़े जाना, केस को कमज़ोर करना, बेल लेना और फिर वहाँ से गायब हो जाना। ये टाइम था 2019 की शुरुआत का, जब सलीम डोला चुपचाप भारत से फरार हो गया और यूएई पहुँच गया। लेकिन ये सिर्फ भागना नहीं था, ये उसके अगले गेम का सेटअप था। यूएई पहुँचते ही उसने अपने ड्रग्स के पैसे को वाइट वॉश करना शुरू कर दिया। काले पैसे को सफ़ेद बनाने का खेल उसने शुरू कर दिया। उसने रियल स्टेट में एंट्री ली, वहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए और सबसे खास बात, उसने ज़्यादातर डील्स अपने बेटे ताहिर डोला के नाम से की। ताहिर डोला वो सिर्फ उसका बेटा ही नहीं था, बल्कि उसी ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा भी था। वो डी कंपनी के साथ साथ एक्टिवली जुड़ा हुआ था। लेकिन डोला यहीं रुकने वाला नहीं था। यूएई में ही उसने एक फर्जी पासपोर्ट बनाया
नई पहचान, नई डिटेल्स के सहारे वो पहुंच गया टर्की, इस्तांबुल, जहां उसने अपना नया बेस तैयार किया। करीब 2018-19 से लेकर अगले कई सालों तक कभी वो इस्तांबुल में रहा तो कभी यूएई में। इन दोनों जगहों से सलीम डोला अपना पूरा ग्लोबल ड्रग नेटवर्क ऑपरेट करता रहा। इस दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे कई राज्यों में उसने मेफेड्रॉन और सिंथेटिक ड्रग्स की कई अंडरग्राउंड फैक्ट्रियां खड़ी करी। एक ऐसा नेटवर्क जो जमीन के नीचे चलता था, लेकिन जिसके तार दुनिया के कई देशों तक फैले हुए थे। साउथ अफ्रीका, यूरोप, मैक्सिको, हर जगह उसने वहां के कार्टेल्स के साथ लिंक बनाने शुरू कर दिए और इस पूरे खेल से जो पैसा बन रहा था वो कई हजार करोड़ों में था। बताया जाता है कि इस पूरे नार्को स्ट्रक्चर का साइज करीब 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था और ये पैसा सीधा दाऊद इब्राहिम को जा रहा था। यानी सलीम डोला अब सिर्फ एक स्मगलर नहीं था, वो बन चुका था एक ग्लोबल नार्को नेटवर्क का ऑपरेटर। इस पूरे नेटवर्क से एक बात बिल्कुल साफ थी कि इस पूरे नार्को स्ट्रक्चर का मेन ऑपरेटर और उसका चीफ यानी कि सबसे बड़ा खिलाड़ी सलीम डोला ही था। दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट सिर्फ डी कंपनी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसके ड्रग नेटवर्क से दाऊद जो पैसा बना रहा था उसका एक बड़ा हिस्सा आईएसआई तक पहुंचता था। कहा यह जाता है कि यही पैसा दाऊद को आईएसआई की प्रोटेक्शन दिलाता था और इसी पैसे से एक पूरी नार्को टेरर पाइपलाइन चलती थी। आईएसआई के कहने पर ड्रग का पैसा सीधा आतंकवाद की फंडिंग में बदल जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर एक ट्रांजैक्शन पर करीब 30 से 40% हिस्सा आईएसआई को जाता था और यही पैसा हथियार, बारूद और आतंकियों को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि भारत के खिलाफ हमले कराए जा सकें। यानी कि ये सिर्फ ड्रग का बिजनेस नहीं था, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम था जहां नशा और आतंक एक ही धागे से जुड़े हुए थे। यही सिंडिकेट इसी तरह 2024 तक ऑपरेट करता रहा, लेकिन 2024 में हालात बदलने शुरू हो गए। इंडियन एजेंसीज ने इस सिंडिकेट के खिलाफ अपनी कार्रवाई लगातार तेज कर दी, इनके खिलाफ रेट्स बढ़ा दी और सिक्योरिटी मेजर्स कड़े कर दिए, जिसके बाद इस पूरे नेटवर्क को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। कहा यह जाता है कि 2024 में दाऊद इब्राहिम के 69वें जन्मदिन के आसपास इस सिंडिकेट ने एक नई प्लानिंग शुरू की, जिसमें तय किया गया कि अब बड़े शहरों में ऑपरेशन चलाना जोखिम भरा हो चुका है, क्योंकि बार बार एजेंसीज रेड कर रही थी। मुंबई में फैंटेनाइल पकड़ा जा चुका था, मेफेड्रॉन सीज हो चुका था, इसलिए अब बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों और रूरल एरियाज को टारगेट बनाया गया, जहां निगरानी कम हो और ऑपरेशन आसानी से चलाए जा सके। एमपी और यूपी के छोटे छोटे कस्बे बेस के तौर पर चुने गए और इस पूरे प्लान की जिम्मेदारी एक बार फिर से सलीम डोला को दी गई। यानी अभी खेल खत्म नहीं हुआ था, बस ये ड्रग कार्टेल अपने खेलने का मैदान बदल रहा था। ये प्लानिंग की गई थी कि अब बड़े शहरों से हटकर छोटे छोटे शहरों और रूरल एरियाज को टारगेट किया जाएगा। वहीं पर ड्रग्स की फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी और वहीं से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नशे का ये जाल फैलाया जाएगा। ये पूरी प्लानिंग 2024 में तैयार की गई और इसके बाद सलीम डोला टर्की में बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को चलाने लगा। लेकिन इसी बीच भारत में एक ऐसी रेड हुई जिसने एक बार फिर से इंडियन एजेंसीज को सलीम डोला तक पहुंचा दिया। यह रेड हुई थी साल 2023 में महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में। सांगली के पास एक गांव है इरली विलेज। यहीं पर एजेंसीज ने एक फुल फ्लैज मेफेड्रॉन फैक्ट्री को बस्ट कर दिया। जैसे ही ये रेड हुई, पूरा नेटवर्क धीरे धीरे एक्सपोज होने लगा। इरली गांव में दरअसल एक फार्म बेस यूनिट बनाई गई थी, जहां बड़े पैमाने पर मेफेड्रॉन यानी एमडी ड्रग तैयार किया जा रहा था। जब एजेंसीज अंदर पहुंची तो वहां से करीब 126 किलो मेफेड्रॉन बरामद हुआ। 126 किलो। आप सोच सकते हैं कि ये कोई लोकल लेवल की लैब नहीं थी, बल्कि एक इंडस्ट्रियल स्केल ड्रग फैक्ट्री थी। इस पूरे सीज माल की कीमत लगभग 250 करोड़ बताई गई और महाराष्ट्र के सिंथेटिक ड्रग हिस्ट्री में इसे सबसे बड़े केसेस में से एक माना गया है। लेकिन सवाल ये था
कि एजेंसीज इस फैक्ट्री तक पहुंची कैसे। असल कहानी एक्चुअली मुंबई से शुरू हुई थी, जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुर्ला इलाके से एक पेडलर को पकड़ा जिसका नाम था प्रवीण बानो। उसके पास से करीब 641 ग्राम एमडी बरामद हुई। पूछताछ में उसने धीरे धीरे सब कुछ बोलना शुरू कर दिया और उसकी दी हुई लीड मुंबई पुलिस को लेकर पहुंची मीरा रोड, जहां से करीब 3 किलो एमडी और कैश बरामद किया गया। इसके बाद जो टेक्निकल सर्वेलेंस हुई, जो कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए और जो कन्फेशंस सामने आए, उसके सीधे तार सांगली की इसी गांव से आकर जुड़ गए। इसके बाद एजेंसीज की टीम इरली विलेज पहुंची और वहां रेड के दौरान पूरी की पूरी फुल फ्लेज एमडी फैक्ट्री पकड़ी गई। करीब 250 करोड़ की 126 किलो मेफिड्रॉन यहाँ से सीज की गई। आगे इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये जो लैब बनाई गई थी वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से तैयार की गई थी। मिक्सचर यूनिट्स, वेइंग स्केल, फिल्ट्रेशन सिस्टम, यहाँ सब कुछ मौजूद था। और इस पूरे ऑपरेशन के जो 2 लोग यूएई में बैठकर इसे मैनेज कर रहे थे वो थे सलीम डोला और उसका बेटा ताहिर डोला। यानी कि अब बेटा भी पूरी तरह से ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा बन चुका था। जांच में एक और नाम सामने आया, सलीम डोला का भांजा मुस्तफ़ा मोहम्मद कुबाब वाला। बताया गया कि फैक्ट्री तक पहुंचने वाला रॉ मटेरियल सूरत से आता था और उसका पूरा कोऑर्डिनेशन मुस्तफ़ा संभाल रहा था। कुबाब वाला का नाम यहाँ पर जुड़ चुका था। इसके अलावा एक और बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि दुबई बेस्ड एक और स्मगलर मोहम्मद सलीम सोहेल शेख, जो अंडरवर्ल्ड में लेविश के नाम से जाना जाता था, वो इस पूरे नेटवर्क का लॉजिस्टिक्स संभालता था। सांगली की फैक्ट्री से पूरे भारत में फैले इस ड्रग नेटवर्क की पूरी ट्रांसपोर्ट सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी का पूरा सिस्टम वही मैनेज करता था। यही नहीं, ड्रग्स को अलग अलग रूट से मूव कराना, क्लाइंट्स तक पहुंचाना और पूरा डिसोल्यूशन प्रोसेस हैंडल करना, ये भी उसी का काम था। अब तक एजेंसीज के सामने सलीम डोला के पूरे नेटवर्क की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी थी। उनकी समझ में आ चुका था कि आखिर वो कौन 4 लोग थे जो डी कंपनी के हजारों करोड़ के ड्रग एम्पायर को ऑपरेट कर रहे थे और भारत को टारगेट बना रहे थे। जैसे ये नेटवर्क पूरी तरह विजिबल हुआ, मुंबई पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना ऑपरेशन तेज कर दिया। मुंबई पुलिस ने सलीम डोला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर यानी कि एलओसी जारी किया। 250 करोड़ वाले एमडी सीजर केस में सलीम डोला को मेन अक्यूज घोषित किया गया। दूसरी तरफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ताहिर डोला और मुस्तफ़ा कबाब वाला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। इसके बाद 2024 में इंडिया की रिक्वेस्ट पर इंटरपोल ने सीधे सलीम डोला के नाम पर भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। अब साफ था कि भारत उसे हर हालत में वापस लाना चाहता था। फिर आया साल 2025 और यहीं से एजेंसीज को अपने ऑपरेशन के रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। जून 2025 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंटरपोल के कोऑर्डिनेशन में यूएई अथॉरिटीज़ ने ताहिर डोला को इंडिया रिपोर्ट कर दिया। ताहिर डोला सलीम डोला का बेटा। रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि सलीम डोला अपने बेटे पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था, क्योंकि ताहिर खुद एक ड्रग एडिक्ट बताया जाता है। यही वजह थी कि सलीम डोला अपने नेफ्यू कबाब वाला और अपने सबसे भरोसेमंद आदमी लेविश पर ज़्यादा डिपेंडेंट था। जून 2025 में ताहिर डोला की डिपोर्टेशन इंडियन एजेंसीज की पहली बड़ी सफलता बनी। इसके ठीक अगले महीने जुलाई 2025 में मुस्तफ़ा मोहम्मद कबाब वाला को भी यूएई से डिपोर्ट करके इंडिया लाया गया और उसे सीबीआई और मुंबई पुलिस की कस्टडी में ले जाया गया। ये दूसरी बड़ी सफलता थी। फिर करीब 2-3 महीने बाद अक्टूबर 2025 में दुबई बेस हैंडलर मोहम्मद सलीम सोहेल शेख उर्फ लेविश को भी यूएई से डिपोर्ट करके इंडिया लाया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच की इंटरोगेशन में पता चला कि यही लेविश महाराष्ट्र और गुजरात की फैक्ट्रियों से निकलने वाले ड्रग्स को बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल पार्टीज, इन्फ्लुएंसर्स और हाई एंड क्लाइंट्स तक पहुंचाता था। लॉजिस्टिक सपोर्ट, डिलीवरी चेन और वीआईपी क्लाइंट्स को मैनेज करने का पूरा काम वही करता था। यही वो लेविश था जिसका नाम बाद में कई बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से जुड़े 250 करोड़ के ड्रग रैकेट में भी सामने आया था।
बताया जाता है कि उसको उसका लेविश नाम इसलिए मिला क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत बड़े पैमाने पर जीता था। वो बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल जीता था और उसको खुलेआम दिखावा भी करता था। इसी तरह एजेंसीज को 3 बड़ी सफलताएं मिल चुकी थी। सलीम डोला के पूरे नेटवर्क में 4 सबसे अहम लोग थे और उसमें से 3 अब इंडियन एजेंसीज की गिरफ्त में आ चुके थे और अब सिर्फ एक आदमी बचा था और वो खुद सलीम डोला था। 2025 का एंड आते आते कई सारी रेड की गई, लगातार प्रेशर बनाया गया और धीरे धीरे कहानी पहुंची साल 2026 में। इस समय तक इंडियन एजेंसीज को ये साफ पता चल चुका था कि इस पूरे ड्रग नेटवर्क में जो भी प्रॉफिट बनता है वो हवाला चैनल्स के जरिए बाहर भेजा जाता है और वहां से सीधा दाऊद इब्राहिम और आईएसआई की नारकोटिक्स फंडिंग पाइपलाइन तक पहुंचता है। यानी ड्रग्स का पैसा सीधे टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हो रहा था। ये सारी तस्वीरें अब एजेंसीज के सामने साफ हो चुकी थी। इस बीच 2026 से कुछ महीने पहले ही एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूनियन होम मिनिस्टर के सामने एक 3 ईयर रोड मैप सबमिट किया। इस रोड मैप में एक ऑपरेशन था जिसका कोड नेम रखा गया ऑपरेशन ग्लोबल हंट। इस ऑपरेशन का टारगेट थे करीब 100 ऐसे ड्रग नेटवर्क जो भारत से भागे हुए भगोड़ों द्वारा बाहर से ऑपरेट किए जा रहे थे। ये लोग अपना नेटवर्क दुबई, कनाडा, यूरोप या वेस्ट एशिया से ऑपरेट कर रहे थे। मकसद साफ था, हर उस मोस्ट वांटेड ट्रैफिकर को वापस लाना जिसने भारत के बाहर बैठकर ड्रग सिंडिकेट खड़े कर दिए थे। और इस ऑपरेशन ग्लोबल हंट की हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम था सलीम डोला का। यानी अब खेल बदल चुका था। अब सिर्फ नेटवर्क को डिसमेंटल नहीं करना था, अब टारगेट था खुद सलीम डोला। 2024 में उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका था और उसके बाद से इंडियन एजेंसीज के पास लगातार उसके मूवमेंट से जुड़ी इनपुट आती रहती थी। 2026 में जैसे ही ऑपरेशन ग्लोबल हंट लॉन्च हुआ, एक मेजर कंफर्मेशन सामने आई। पता चला कि इस्तांबुल के एक फ्लैट से सलीम डोला ऑपरेट कर रहा है। 59 साल का ये भगोड़ा नकली यूएई डॉक्यूमेंट्स और नकली आइडेंटिटी के साथ वहाँ रह रहा था। वो यहीं से वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैले डी कंपनी के इस इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को कोऑर्डिनेट कर रहा था। ये सारी डिटेल्स टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसीज को दी गई। इस्तांबुल पुलिस नारकोटिक्स यूनिट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की गई। इंटरपोल के साथ डेटा एक्सचेंज हुआ। इसके बाद इंडियन एजेंसीज के एक्शनेबल इनपुट के आधार पर उस फ्लैट की सर्वेलेंस शुरू कर दी गई। वहाँ रहने वाले आदमी की मूवमेंट ट्रैक की गई। उसके मोबाइल डेटा पैटर्न्स को एनालाइज किया गया। उसके ट्रैवल पैटर्न देखे गए और उसकी फेक आईडीज़ को इंटरपोल के रिकॉर्ड्स के थ्रू क्रॉस मैच किया गया। धीरे धीरे सारे लिंक साफ नज़र आने लगे और ये सारे लिंक एक ही आदमी पर टिकने लगे जिसका नाम था सलीम डोला। अब एजेंसीज को कंफर्मेशन मिल चुका था कि 26 सालों से भारत को चकमा देने वाला आदमी आखिरकार उनकी पहुंच में आ चुका है। और फिर आया वो दिन 25 अप्रैल 2026 का। इस्तांबुल के एक फ्लैट में टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसीज और इस्तांबुल पुलिस ने एक जॉइंट रेड की। जब वो लोग उस फ्लैट के अंदर पहुंचे और अचानक रेड की गई तो वहाँ एक ऐसा आदमी बैठा मिला जिसे देखकर कोई सोच नहीं सकता था कि ये आदमी डी कंपनी के हजारों करोड़ के ड्रग एम्पायर का सबसे बड़ा ऑपरेटर है। वो आदमी था 59 साल का सलीम डोला। टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसीज और इस्तांबुल पुलिस ने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से फेक यूएई के डॉक्यूमेंट्स, फॉर्ज आइडेंटिटी पेपर्स और कई दूसरे डॉक्यूमेंट बरामद हुए। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के रिकॉर्ड से वेरिफिकेशन किया गया और आखिरकार ये कंफर्म हो गया कि यही वो आदमी है जिसने करीब 26 सालों तक इंडियन एजेंसीज को लगातार चकमा दिया था। लेकिन इस बार कहानी अलग थी क्योंकि इस बार सलीम डोला किसी टेक्निकल लूपहोल, किसी वीक एविडेंस चेन या किसी मैनिपुलेशन की वजह से बच नहीं पाया। इस बार उसे पकड़ा गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑपरेशन ग्लोबल हंट के अंदर एक्शनेबल इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर। और यही वजह थी कि उसकी गिरफ्तारी सिर्फ एक क्रिमिनल अरेस्ट नहीं थी, बल्कि ये डी कंपनी के पूरे नारकोटिक्स एम्पायर पर सीधा हमला माना गया। इससे ना सिर्फ डी कंपनी को बड़ा झटका लगा, बल्कि आईएसआई की उस नार्को टेरर फंडिंग पाइपलाइन को भी सीधे चोट पहुंची।
जिसके बारे में लंबे समय से आरोप लग रहे थे कि ड्रग्स का पैसा आतंकवाद की फंडिंग तक पहुंचाया जा रहा है। इस तरह से भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए दुनिया के सामने आईएसआई के उस डबल फेस को भी सामने एक्सपोज कर दिया, जहां एक तरफ आतंकवाद से वो दूरी की बात करता है और दूसरी तरफ नारकोटिक्स ट्रेड से जुड़े नेटवर्क से फ़ायदा उठाने के आरोपों से घिरा रहता है। सलीम डोला इस पूरे नेक्सस का सिर्फ एक हिस्सा ही नहीं था, बल्कि वो उसका एक मेन पिलर था, एक ऐसा ऑपरेटर जो हजारों के इस इलीगल एम्पायर को चलाने वाला सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। और अब वो आदमी गिरफ्तार हो चुका था। 27 और 28 अप्रैल 2026 की रात इस्तांबुल से एक स्पेशल एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। प्लेन में टर्किश पुलिस मौजूद थी, इंडियन एजेंसीज के लोग मौजूद थे और उन्हीं के बीच में बैठा था ये 59 साल का सलीम डोला। सुबह सुबह जब इस एयरक्राफ्ट ने दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में जब लैंड किया तो करीब 26 सालों तक इंडियन एजेंसीज को चकमा देने वाला ये भगोड़ा आखिर भारत की ज़मीन पर लाया जा चुका था। इसके बाद उसे सीधा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में ले जाया गया। एक ऐसा ऑपरेटर जो हजारों करोड़ के नारकोटिक्स एम्पायर को ऑपरेट कर चुका था, अब इंटेरोगेशन रूम में बैठा था और माना गया कि आने वाले टाइम में इस केस से कई ऐसे खुलासे हो सकते हैं, ऐसे खुलासे जो सिर्फ अंडरवर्ल्ड ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स नेटवर्क, हवाला चैनल्स और टेरर फंडिंग स्ट्रक्चर तक की कई परतें खोल सकते हैं। तो ये थी कहानी सलीम डोला की, कैसे वो बायकुला की गलियों से निकलकर दाऊद इब्राहिम के सबसे भरोसेमंद नारकोटिक्स ऑपरेटर में शामिल हुआ, कैसे गुटखा स्मगलिंग से लेकर फैंटेनिल, मेफेड्रॉन और सिंथेटिक ड्रग्स तक उसका एम्पायर फैलता गया, कैसे वो बार बार गिरफ्तार होने के बाद भी कानून की गिरफ्त से बचता रहा और आखिर कैसे 26 साल बाद ऑपरेशन ग्लोबल हंट के अंडर उसे टर्की से पकड़कर भारत लाया गया। अगर आपको ये पूरा एपिसोड अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह की कहानी सिर्फ क्राइम की कहानियाँ नहीं होती, ये हमें दिखाती हैं और सिखाती हैं कि अंडरवर्ल्ड कैसे ड्रग्स, हवाला और टेरर फंडिंग की दुनिया को आपस में जोड़ता है, कैसे ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आपकी क्या राय है? क्या सलीम डोला की गिरफ्तारी के बाद अब डी कंपनी का नारकोटिक्स नेटवर्क कमज़ोर पड़ जाएगा? अपने ख्याल नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमें बताइए। तो आपसे इजाज़त लूँगा अब इस वक्त। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।